Hi students, welcome to Physics Galaxy checklist for JEE Main and NEET. इन वीडियोस में हम बात कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स की चेकलिस्ट की जो आपको जेईई मेन और नीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और इस ब्रॉड चेकलिस्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज वर्क एनर्जी पावर टॉपिक की, ये वो सारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से बनाए जाते हैं। अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बता रहे हैं, जैसा मैंने चेकलिस्ट वीडियो में आपको बताया था, आप कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं हमारी जेईई मेन की प्रीवियस 18 ईयर सॉल्यूशंस की बुक, जिसमें चैप्टर वाइज सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर्स के डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक एक चैप्टर को कवर करें और जिस तरीके से मैंने इवन सैंपल भी आपको बताया कैसे आप कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बना सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बना रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट को आप मेरी इस चेकलिस्ट, जिसको हम गाइडेड चेकलिस्ट या ब्रॉड चेकलिस्ट कहते हैं, उससे मैप करेंगे तो आप पाएंगे हर तरह का क्वेश्चन किसी ना किसी कॉन्सेप्ट जो यहाँ गाइडेड चेकलिस्ट में बताऊंगा उससे मैच कर जाएगा। सो दोनों चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइडेड चेकलिस्ट आपको वो ओवरव्यू दे रही है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे फॉर्मेट में हम इस चेकलिस्ट पॉइंट में कवर कर लेते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की चेकलिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं मोर देन 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डिराइव किए जाते हैं जेईई मेन के पेपर के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इन वर्क एनर्जी पावर टॉपिक गाइडेड चेकलिस्ट में पॉइंट वाइज आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूं। स्टे ट्यून्ड ओवर हियर। सो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं वर्क के बारे में। बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है वर्क, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है। अगर हम उन चीजों को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप सिली मिस्टेक्स में जस्ट प्लस या माइनस के साइन की वजह से क्वेश्चंस में गलतियां कर देंगे। स्टे ट्यून्ड एंड बी केयरफुल अबाउट इट। जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क का डायरेक्ट मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी किसी प्रोसेस में हम वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है तो ये कहा जाता है कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट पे वर्क कर रहा है या एक बॉडी दूसरी बॉडी पे वर्क कर रही है। लेकिन वर्क में एक चीज और जरूरी होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे वर्क कर रही है तो कुछ ना कुछ बॉडीज में या जिस पॉइंट पे बॉडीज का कॉन्टैक्ट है, फोर्स लगाया जा रहा है, उन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जरूरी होगा। कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है लाइक इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल फोर्स में फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी due to displacement by a force। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी किसी क्वेश्चन में वर्क के बारे में बात होगी तो वर्क के बारे में बात में हमेशा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होगा और वो किसी ना किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट जरूर प्रोड्यूस कर रहा होगा। दूसरी बात, वर्क के बारे में पता होना जरूरी है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, या हम ये कहें कि हर केस में जब भी वर्क होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्क एक साथ ही होते हैं। जैसे फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करता है, वैसे वर्क भी हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव साथ में होता है। पॉजिटिव नेगेटिव को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क इंप्लाइज सप्लाई ऑफ एनर्जी, और जब हम नेगेटिव वर्क की बात करते हैं तो नेगेटिव वर्क का मतलब होता है गेन ऑफ एनर्जी। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस मतलब एक बॉडी एनर्जी सप्लाई करेगी और दूसरी बॉडी एनर्जी गेन करेगी। तो एक बॉडी पॉजिटिव वर्क करती है, एक बॉडी नेगेटिव वर्क करती है, जिससे एनर्जी जा रही है हम ये कहते हैं वो पॉजिटिव वर्क कर रही है बॉडी, और जिस बॉडी में एनर्जी गेन हो रही है वो बॉडी नेगेटिव वर्क कर रही है। हमेशा इस बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेकलिस्ट की जब भी वर्क की बात होगी तो आपके दिमाग में पिक्चर फ्लैश होनी चाहिए, सो दैट वर्क के ना तो कभी साइन में गलती होगी ना वर्क को समझने में गलती होगी। इसके बाद यही वर्क में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ वर्क, जो मैं एज ए सेकंड पॉइंट ले लेता हूं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, चेकलिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कई तरीके से वर्क की कैलकुलेशन की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, क्योंकि साइन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अगर कोई बॉडी एनर्जी सप्लाई कर रही है तो उसके वर्क का साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर कोई बॉडी एनर्जी गेन कर रही है तो उसके वर्क का साइन नेगेटिव लिया जाएगा। बट नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट की वर्क की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। वर्क कैलकुलेशन में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स की। अगर कहीं पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से हम वर्क की कैलकुलेशन करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है समझने का कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट वाला फोर्स ले लीजिए, बात एक ही है। इसी एक्सप्रेशन को लिखा जाता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो और एफ डी कॉस थीटा रिलेशन से इसे सॉल्व करें। लेकिन बहुत ज़रूरी यहाँ पे एक चीज़ और समझना, वो ये कि जब हम एफ डी कॉस थीटा लिखते हैं तो कई स्टूडेंट इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। ये फार्मूला अपने आप में ज़रूरी नहीं कि हर जगह डायरेक्ट फिट हो जाए। सिंपल केसेस में व्हाट हैपन्स, जैसा हम क्लास 11th में या 9th में पढ़ते हैं, एक बॉडी है एम मास की, ये डी डिस्टेंस डिस्प्लेस होती है ड्यू टू अ फोर्स विच इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा। सो थीटा एंगल के फोर्स की वजह से अगर ये बॉडी डी डिस्प्लेस होके यहाँ तक पहुंची तो ऑब्वियसली एफ के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसका वर्क 0। एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में डी डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क होगा एफ डी कॉस थीटा। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिड्यूस हो जाता है। या इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट ले लीजिए, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी कॉस थीटा, बात एक ही है। आई एम सॉरी। सो इन दिस सिचुएशन फॉर्मूला देखने में इजी लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हर चीज हो जाए। आपको जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो रखना है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉट जस्ट दिस फॉर्मूला। लाइक एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, एल लेंथ की स्ट्रिंग से हैंग हो रहा है और इस पे हमने एफ फोर्स अप्लाई किया और इसको टिल्ट करना शुरू किया, तो अगर ये थीटा एंगल तक टिल्ट होता है इस फोर्स की वजह से, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस फोर्स ने थीटा एंगल इस पेंडुलम को टिल्ट करने में कितना वर्क किया, तो वर्क की कैलकुलेशन होगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स लगातार हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डी। सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर स्ट्रिंग लेंथ एल है तो ये लेंथ होगी एल साइन थीटा। सो यहाँ पे जो डी का वैल्यू आ रहा है एल साइन थीटा, यानी हमारे पास वर्क आएगा एफ मल्टीप्लाइड बाई एल साइन थीटा। आप चाहें तो इसको एफ डी कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको डी क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट होगा ये, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ऑफ बॉब के बीच का डिस्टेंस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो फिर आपको इसका और इस फोर्स के बीच का एंगल भी निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो इसी वर्क को लिखा जा सकता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसे मैं L1 डिस्टेंस लेता हूं या डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो विल राइट F मल्टीप्लाइड बाय L1 कॉस अल्फा, इस फॉर्मूले से। लेकिन अब पहले आपको अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के, फिर L1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, फाइनल रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस ओनली। सो डायरेक्टली इस रिजल्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट इस मेथड से L1 और अल्फा निकाल के वेरीफाई करें कि रिजल्ट वही आ रहा है जो हमने डायरेक्ट निकाला, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है। हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट और डायरेक्ट फॉर्मूला हम ये ध्यान रखेंगे कि वर्क कैलकुलेशन हम करेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक और क्विक इलस्ट्रेशन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि हमारे पास एक बॉब है जो एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और यहां पे एक सर्कुलर ट्रैक है, यानी ये बॉब इस ट्रैक पे स्मूथली मूव कर सकता है। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और एक ये स्ट्रिंग को हम F4 से राइट में पुल कर रहे हैं। इस ब्लॉक A को, जिसका मास m है, हम स्ट्रिंग से पुल करते हैं जब तक ये ब्लॉक इस पुली को हिट नहीं कर जाता। ये स्ट्रिंग ले भी सकते हैं, L छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये अलोंग द गाइडेड सरफेस ही मूव करेगा। इस केस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, जेईई मेन में भी आने की पॉसिबिलिटी है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, बट मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। जब हम F4 से खींचते हैं तो हमें इसका वर्क कैलकुलेट करना है। सो वर्क हम बात कर रहे हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना सा देखेंगे कि फोर्स एक स्ट्रिंग पे लगाया जा रहा है और ये पॉइंट है P, तो आप सिर्फ ये देखिए कि P पॉइंट कितना डिस्प्लेस होगा, मल्टीप्लाइड विद F यू विल गेट द टोटल वर्क डन। सो यहां से जब ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां आएगी तो ये जो सर्किल की कॉर्ड की लेंथ है L1, सिर्फ हमें वो L1 लेंथ निकालनी है और L1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं twice of L sin theta by 2. This is the value of L1 with which we can calculate कि total work done क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे total work done by force हम लिखेंगे F multiplied by L1. This is the way how we can calculate directly the force, the work done by the applied force. So आगे बढ़ते हैं कुछ और केसेस में, बट कांस्टेंट फोर्स में हमेशा आप ध्यान रखें फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे भी क्वेश्चन आए कांस्टेंट फोर्स के आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं।
थैंक यू भोजी। सो कैलकुलेशन ऑफ वर्क में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पे कांस्टेंट फोर्स हमने डिस्कस किया। अनदर कैटेगरी इज वेरिएबल फोर्स विच इज ऑल्सो कॉमन थिंग। आपको पता है अगर कभी भी फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, फॉर्मूला ऑफ वर्क कैलकुलेशन इज ऑलवेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स है तो, अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप डायरेक्टली वर्क कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इसमें भी आप या तो इसको वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे या dx को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंसीडर करके इस रिजल्ट को आप इंटीग्रेट करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। अनदर कैटेगरी ऑल्सो वी कंसिडर फॉर फोर्स वर्क कैलकुलेशन इज यूजिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर हमारे पास कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है तो आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इट इज गिवन बाय द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यानी वर्क हम लिखेंगे एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। अगर आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है और फोर्स वाई एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, इस सिचुएशन में अगर कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है। लेकिन साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे होता है। बहुत रेयर सिचुएशंस हैं, लेकिन ऐसे ग्राफ भी आ सकते हैं। जब भी कभी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक्स और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, उस पर केयरफुल रहें, अदरवाइज गलती हो सकती है। इस केस में अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है सो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में या x1 से x2 के बीच में आप एरिया ये वाला कैलकुलेट करेंगे। हमेशा ध्यान रखें x1 से x2 और ग्राफ के बीच का एरिया निकालना है। अगर x y एक्सिस पे तो एरिया अंडर कर्व हॉरिजॉन्टल एरिया होगा, ना कि वर्टिकल। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल फॉर सच सिचुएशन। ये तीन केसेस आपके सामने आएंगे जब भी वर्क कैलकुलेशन होगी। साइन के बारे में हमने पिछले पॉइंट में बात करी। वर्क कैलकुलेशन इन्हीं तीन तरीके से किया जाता है। डिफरेंट इलस्ट्रेशंस आप देखना चाहें तो फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं। फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। आई प्रेफर वो सारे इलस्ट्रेशंस देख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू की एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल एमसीक्यू की एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि जितनी पॉसिबल वैरायटीज है दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इन चेकलिस्ट इज एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। आप सबको पता है एनर्जी दो तरह की होती है। डायरेक्टली यू कैन राइट एनर्जी के टाइप की हम बात करें तो आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो बेसिक लेवल पे आप ये कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज एनर्जी इन मोशन। फॉर्मूला यूज फॉर दिस इज हाफ mv²। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, आप हमेशा ध्यान रखें इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, किसी ना किसी रीजन में, किसी ना किसी फील्ड में स्टोर्ड रहती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी ही कॉज होती है जिस वजह से वो रीजन, वो फील्ड किसी ना किसी दूसरे सिस्टम पे फोर्स लगा सकता है। यानी मैं बात करूं कि अगर मैं किसी बॉडी को पुश कर सकता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि अगर मैं किसी बॉडी को पुश करूंगा दैट मीन्स मैं उस बॉडी पे वर्क करके उसको एनर्जी सप्लाई करूंगा। सो क्योंकि मैं रुका हुआ हूं यानी मुझ में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो दूसरी कौन सी टाइप की एनर्जी हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी। सो जिस बॉडी में, जिस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है और वो फोर्स वर्क करने के लिए भी कैपेबल है। और अगर वर्क होगा तो इस सिस्टम, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी दूसरी बॉडी में काइनेटिक या पोटेंशियल फॉर्म में जा सकती है। जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम टाइप ऑफ एनर्जी की बात नहीं करते। वर्क इज ओनली द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल दो तरह की एनर्जीज होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम एक चीज और लिख सकते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद सम फोर्स फील्ड। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो एक फोर्स फील्ड से एसोसिएटेड होती है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे वो एनर्जी स्टोर है। तो उस रीजन में किसी भी पॉइंट पे कोई बॉडी आती है तो उस रीजन की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो रीजन, या जिसे हम कहते हैं फोर्स फील्ड, वो फोर्स फील्ड उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब जब हम फोर्स की बात करेंगे तो इस फोर्स में भी दो तरह के फोर्सेज होते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिए, मैं यहीं पर पॉइंट नंबर 4 ले लेता हूँ, फोर्सेज एंड टाइप्स in respect of energy conservation।
एनर्जी के बारे में हम कंजर्वेशन को यहाँ पे ले सकते हैं, इन डेप्थ अगली स्लाइड में बात करेंगे। बट जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, ऑल ऑफ यू नो कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। सो एनर्जी कंजर्वेशन की जब हम बात करेंगे तो फोर्सेस दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन दोनों में अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जब कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क करता है तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इन दोनों एनर्जीज का जो टोटल है इसको हम मान के चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर मान लो किसी सिस्टम में से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब उस सिस्टम में एनर्जी कंजर्व नहीं है, वो एनर्जी उस सिस्टम से कहीं ना कहीं बाहर निकल गई। ओवरऑल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड हम जानते हैं, लेकिन जब हम एक गिवन सिस्टम या गिवन सेट ऑफ बॉडीज की बात करते हैं, 2 बॉडी हैं, 4 बॉडी हैं, 6 बॉडी हैं, अगर हमने एक सिस्टम डिफाइन कर दिया, उस सिस्टम में अगर एनर्जी कन्फाइंड है तो हम ये कहेंगे उस सिस्टम में जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनके वर्क की वजह से कोई एनर्जी बाहर उस सिस्टम से नहीं जा रही, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम यानी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसको डायरेक्ट स्ट्रेट एक सेंटेंस में हम लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना क्या होगा, उन फोर्सेस की वजह से इस सिस्टम में कहीं ना कहीं वर्क होगा और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, या ये कहें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, या हो सकता है वो किसी और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर दें। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो हम ये बात करेंगे कि उस सिस्टम में फोर्सेस जो हैं जो वर्क कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है। जब हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की तो हम ये कहते हैं दीज कॉज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन सिस्टम। डिसिपेशन का मतलब क्या होगा, ये आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं। डिसिपेशन को हम लिख सकते हैं लॉस टू सराउंडिंग। जब भी आप डिसिपेशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे लॉस टू सराउंडिंग। डिसिपेशन मीन्स अगर मैं हाथों को रब करता हूं तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी से मेरे हाथों ने फोर्स लगाया और वो फोर्स क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में होता है, बट कई और केसेस आप आगे देखेंगे कई तरह के डिसिपेशन होते हैं। बट इन जनरल डिसिपेशन का जो बेसिक नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है वो हीट डिसिपेशन के लिए किया जाता है। यानी कभी भी किसी सरफेस के ऊपर रफ सरफेस पे कोई बॉडी स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन की वजह से जो भी वर्क होगा वो सरफेसेस के इंटरलॉक्स को ब्रेक करने में यूज होगा स्लाइडिंग में, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। सो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं, इसकी मैथमेटिक्स के ऊपर आएंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट 3 और 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई तरह के जेईई मेन में, नीट में पूछे जाते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पहली चीज पॉजिटिव होती है, हाफ mv², कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म होता है और स्टोर्ड फॉर्म हमेशा कोई ना कोई फोर्स फील्ड के साथ एसोसिएटेड होता है। इसी बात को हमने पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट किया कंजर्वेटिव फोर्सेस से। यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस डिफाइन ही तभी किए जाएंगे जिस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसका मतलब वहां पे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात ही नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स हम बात करें फंडामेंटल फोर्सेस में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव नेचर में अभी बात नहीं करेंगे, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में या उनके कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमने मैकेनिक्स में बात करी उसमें कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो आपने एनकाउंटर किया है वो है फ्रिक्शन फोर्स। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी एंड फोर्स एज अ फंडामेंटल पॉइंट। अब हम इन्हीं के मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इन चेकलिस्ट इज फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशनशिप। जब हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ फोर्स की रिलेशनशिप की बात करें तो जो भी हमने बात करी दैट इज अंडरस्टूड कि जिस फोर्स की हम यहाँ बात करें इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ कंजर्वेटिव फोर्स। जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होती। जो भी वर्क एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करता है तो वो वर्क एक एनर्जी के डिसिपेशन फॉर्म में चल जाता है, हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में चल जाता है, जिसको वापस से रिट्रीव
नहीं किया जा सकता। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो अगर इंक्रीज होगी तो उसको वापस निकाला जा सकता है, डिक्रीज होगी तो वापस से उस सिस्टम में एनर्जी डाली जा सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिट्रीव्ड फॉर यूटिलाइजिंग एज वर्क, बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है तो वापस रिट्रीव नहीं होता। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको हमेशा ध्यान रखनी है वर्क और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बारे में। फोर्स वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं डायरेक्टली माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं दिस रिटन एज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिस ग्रेडियंट इज रिटन एज दिस इक्वलेंट टू एन ऑपरेटर डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। यहाँ डेल इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, यानी जब डेल बाई डेल एक्स लिख रहे हैं इसका मतलब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट्स और इनवेरिएंट। यानी फोर्स वेक्टर को यहाँ पे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। दिस इज द वे हाउ वी डिफाइन द फोर्स पोटेंशियल एनर्जी रिलेशनशिप। अगर वन डायमेंशनल फील्ड है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इन वन डायमेंशनल वेरिएशन, यहाँ पे वी यूज फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du by dx I cap. This is the way how we define the force vector। अगर फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z कोई एक डायमेंशन में वेरिएशन हो रहा है तो आप सिंपली डिफरेंशिएट करिए माइनस और जिस डायरेक्शन में बात करें उसका वेक्टर लगा सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर टाइम्स आर कैप। जिस डायरेक्शन में या जिस डायमेंशन में पोटेंशियल एनर्जी वेरी हो रही है वो रिलेशन लेंगे। अगर थ्री डायमेंशनल वेरिएशन है तो हमको ये एक्सप्रेशन यूज करना है। इस एक्सप्रेशन को भी यूज करने के लिए एक डायरेक्ट इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, ऑल्दो मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो में लिए हुए हैं। अगर यहाँ पे एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और हमें कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड फोर्स एट 1,1,2, यानी x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल टू 2 पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज नेगेटिव ऑफ, पहले इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, y z को कांस्टेंट रख लीजिए तो वैल्यू हमारे पास आती है 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस फिर y के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि वहाँ y की टर्म ही नहीं है। x z को हम कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव 1 होगा सो दिस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, आ जाएगा 3x z स्क्वायर दिस के कैप। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आप एक्स वाई जेड को 1,1,2 डाल दीजिए। द वैल्यू ऑफ फोर्स वेक्टर यू आर गेटिंग इज, जब 1,1 डालेंगे तो दिस 2 प्लस 8 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप प्लस एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो दिस जे कैप माइनस ले लेते हैं अपन, दिस माइनस जे कैप माइनस एक्स को 1 डालेंगे, जेड को आप 2 डालेंगे, 4 इंटू 3 12 के कैप। इतना न्यूटन हमारे पास ये फोर्स आएगा इफ पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी इन जूल। सो दिस द वे हाउ वी कैलकुलेट द फोर्स बाय यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं 3 डायमेंशन के ऊपर तो मैंने जो इलस्ट्रेशन लिया उसको दिमाग में रखें। बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बुक में भी हैं, पीजी कॉन्सेप्ट वीडियोस पे भी आप लगातार देख सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को रिलेशंस को बेसिक लेवल पे ध्यान रखें। डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज इंटरप्रेट करनी है और अप्लाई करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक बात मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज में पूछी जाती है और हम मिस कर देते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी जब भी बात होगी, इसका मतलब हम एक ऐसे रीजन की बात करें जिस रीजन में किसी बॉडी को रखने पे वो रीजन या वो फील्ड या वो स्पेस उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड। आज अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं और एक बॉडी को छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम उसके वेट के नाम से जानते हैं। यानी कभी भी किसी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी है तो उस रीजन में एक बॉडी रखने पे जो उस फील्ड से इंटरैक्ट करती है उस पर फोर्स एक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं उस फील्ड का कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा याद रखें, कंजर्वेटिव फोर्स जो टर्म है इट इज लिंक्ड विद पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं वर्क और पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पे है, मोशन के केसेस नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होती। सो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी मेंशन्ड है या नहीं है। इसके बाद मैं आगे डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी बेस्ड केसेस भी लूंगा, लेकिन क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें तो पहली चीज तो वर्क हम पढ़ चुके हैं, वर्क होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी whenever a force produces some displacement। ये बात हम डिटेल में इनिशियल पॉइंट पे कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क भी बात हो चुकी है। जब हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी जब किसी रीजन में है, अगर वो सिस्टम किसी बॉडी पे वर्क करेगा तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट बॉडी पे या उस सिस्टम पे वर्क करेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब वर्क आता है, यानी जब नेगेटिव वर्क होता है तो एनर्जी गेन होती है, पॉजिटिव वर्क होता है तो एनर्जी जाती है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक केस लेते हैं विच विल एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। अगर यहाँ पे मैंने जो बाउंड्री बनाई है, आई कंसिडर दिस अ फोर्स फील्ड। एक रीजन है, आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए। एक ऐसा रीजन है जो एक फोर्स फील्ड है। यहाँ पे कोई बॉडी रखने पे अगर वो बॉडी इस फील्ड में इंटरेक्ट करती है, उस पर एक फोर्स लगता है, तो इस रीजन की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में निकाली थी, -du/dx एक्स कैप। सो यहाँ पे हम बात करें कि अगर एक बॉडी मैंने किसी ए पॉइंट पे रखी और एक पाथ में डिस्प्लेस करते हुए इसको बी पॉइंट तक लेके गए, दिस इज द पाथ along which the body is displaced from point A to point B. Now in this situation, जब बॉडी A पे थी तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, हम मान लेते हैं यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी UA, और जब ये B पे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं UB। इस सिचुएशन में जब बॉडी को हम डिस्प्लेस कर रहे थे A से B तक, तो इस सिस्टम ने कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, क्योंकि जिस भी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी होती है उस रीजन में बॉडी पे वो रीजन या वो सिस्टम या वो फील्ड फोर्स लगाता है। सो यहां से जब ये बॉडी ए बी तक गई तो अगर सिस्टम के फोर्स ने वर्क किया तो इसकी एनर्जी कम हो गई होगी। अगर बाहर से इसको ड्रैग करके ले जाया गया तो इन दैट केस इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर से वर्क आया है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है। तो आपको वर्क के केस में दो चीजें दिमाग में रखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है वर्क डन बाय सिस्टम पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय फोर्स फील्ड पूछा जा सकता है, और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ सिस्टम पूछा जा सकता है। लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर वर्क डन बाय सिस्टम दिया हुआ है, वर्क डन बाय फोर्स फील्ड दिया हुआ है, या वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस दिया गया है, यानी सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी। अगर बॉडी ए से बी तक आई है और यहाँ पे भी बॉडी रेस्ट पे थी और यहाँ पे भी बॉडी रेस्ट पे है, यानी कोई काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में नहीं है, तो रेस्ट टू रेस्ट के केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स विल बी UA माइनस UB, या आप इसको कहें इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इस चीज को बहुत केयरफुली ध्यान में रखें। जब भी वर्क डन बाय सिस्टम पूछा जाएगा तो हमेशा आप इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। इसी का कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट पैरामीटर कई बार पूछा जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जब भी पूछा जाएगा तो आप हमेशा इसको UB माइनस UA करेंगे, हमेशा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क कर रहे हैं मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी फाइनल एनर्जी हमेशा इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा होगी। और ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन अब इन दोनों में एक और छोटा सा डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, फोर्स फील्ड और इंटरनल फोर्सेस, तो ये वाला रिलेशन तो हमेशा ही वैलिड रहेगा, भले ही काइनेटिक एनर्जी हो या ना हो। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो भी रही है तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम ने वर्क किया वो सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी से वर्क किया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में आई, बॉडी में आई। इस बॉडी में अगर इसका मास m है तो इसकी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, लेकिन सिस्टम तो एक रीजन है, रीजन में काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं सकती। तो ये वाला रिलेशन इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी गिव्स यू द वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज वैलिड।
लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं तो ये रिलेशन हमेशा वैलिड नहीं है। इस रिलेशन की वैलिडिटी सिर्फ तब है जब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 0 होगी। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है देन वी नीड टू मेक यूज ऑफ द एडिशनल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जिसने इसको काइनेटिक एनर्जी भी सप्लाई करी। तो एक बहुत क्रिटिकल छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन दिस इज अ ब्रॉड चेकलिस्ट विच आई एम गिविंग यू, अ गाइडेड चेकलिस्ट। क्वेश्चंस आप जब जेईई मेन के हमारी सॉल्यूशन बुक से चेकलिस्ट बनाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करेंगे, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो पोटेंशियल एनर्जी लिंक्ड है वो इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली मैच होंगे। सो ये एक गाइडेड चेकलिस्ट है, यहाँ पे मुझे इलस्ट्रेशन नहीं लेना है, आपको कॉन्सेप्ट देना है ताकि कुछ ही घंटों के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस क्विकली रिवाइज कर पाए। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। Thank you, Poji. So, student, one of the most important concept in work energy power chapter, that is work energy theorem. Most of the cases जितने आपके सामने आएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने आपको समझाया है, चाहे वो फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियोस हों या फिजिक्स गैलेक्सी की बुक्स के इलस्ट्रेशन हो, वो मेनली हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, जिन बॉडीज में सारे फोर्सेज जो एक्ट करते हैं वो एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं और जितना भी वर्क एक्सटर्नल फोर्स करते हैं वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन होते हैं। यहाँ पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी को अलग से कंसीडर नहीं किया जाता। ऑल्दो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की होती है वो हम एक्सटर्नल फोर्स फील्ड या जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उसके वर्क की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क एनर्जी थ्योरम में हम वर्क में ही अकाउंट कर लेते हैं। और मोर प्रिसाइजली आई वुड से कि हम यहाँ पे बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर rigid bodies. This is one of the best method, considering rigid body is one of the best method to solve questions of work energy power. जैसे बिल्कुल सिंपल सा केस लेते हैं, अगर हमारे पास एक बॉडी है m मास की, इस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मैं ले लेता हूँ कि समेशन f है और ये a पोजीशन पे है विच इज़ द इनिशियल स्टेट, और थोड़ी दूर चलने के बाद यही बॉडी m मास की फाइनल स्टेट में आ जाती है b पोजीशन पे। इनिशियली इट वाज मूविंग विद द स्पीड v1 और फाइनली जब ये पहुंचती है इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है v2। इसमें इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि v1 v2 की डायरेक्शन सेम है या नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की थी वो थी हाफ एम v1 स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की होगी वो होगी हाफ एम v2 स्क्वायर। हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि एनर्जी स्केलर है तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन मैटर नहीं करती। इन एनी डायरेक्शन वेलोसिटी इज देयर। फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ये हैं। अब बहुत सीधा सा लॉजिक है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है इसका मतलब इस बॉडी ने एनर्जी गेन करी है। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, बहुत क्लियर कट आप दिमाग में रखेंगे, इफ के फाइनल इज ग्रेटर देन के ई इनिशियल, व्हाट डज इट मीन? बॉडी ने एनर्जी गेन करी है। दिस इंप्लाइज कभी भी आपके पास पूछा जाए वर्क डन बाय बॉडी पी, यहां इस बॉडी का नाम मैं पी ले रहा हूं, वर्क डन बाय बॉडी पी, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। यानी जितनी बॉडी की एनर्जी गेन हुई है वही इसका वर्क है और वो वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं एनर्जी गेन इज नेगेटिव वर्क। अगर कभी हमारे पास सिचुएशन है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट डायरेक्टली इंप्लाइज वर्क डन बाय बॉडी पी इज पॉजिटिव। इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इसका डायरेक्ट सिंपल सिग्निफिकेंस है बॉडी ने एनर्जी कहीं दे दी या सप्लाई कर दी। सो अगर बॉडी ने एनर्जी दे दी तो इसका वर्क पॉजिटिव होगा। अब बात आएंगे एक्सटर्नल वर्क की, तो जब भी एक्सटर्नल वर्क की बात होगी, एक्सटर्नल वर्क डन ऑन पी, ऑन बॉडी पी, अगर बॉडी पी पे एक्सटर्नल वर्क की बात की जा रही है तो बहुत क्लियर कट है, फाइनल एनर्जी बढ़ी है यानी बॉडी की एनर्जी बढ़ी है तो वर्क डन बाय बॉडी पी नेगेटिव है, एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। आई डोंट थिंक हियर आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी मतलब बाहर से एनर्जी आई है तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव होगा। बॉडी की एनर्जी कम हुई है मतलब बॉडी ने एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करी है तो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन पी नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नली एनर्जी गेन हुई है। अब जितने भी फोर्सेज है उनसे हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन या आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं, इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लिखते हैं, यू कैन डायरेक्टली राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सपोर्टिंग फोर्सेस माइनस वर्क डन बाय
opposing forces and this has to be equal to final kinetic energy of body। आपको ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है हमेशा। सपोर्टिंग फोर्सेस मतलब जो फोर्सेस मोशन की डायरेक्शन में लग रहे हैं या जो फोर्सेस एक्सेलरेट कर रहे हैं। सपोर्टिंग फोर्सेस को आप चाहें तो एक्सेलरेटिंग फोर्सेस भी लिख सकते हैं और अपोजिंग फोर्सेस को आप चाहें तो रिटार्डिंग फोर्सेस भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्क एनर्जी थ्योरम की सारी चीजें आप कर लेंगे। इलस्ट्रेशन में नहीं ले रहा हूं, जस्ट टू रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट आई हैव गिवन यू। आपको साइंस प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है, टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। इस एक्सप्रेशन पे इलस्ट्रेशन चाहिए तो आप क्विकली जाके फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो में 6 या 7 इलस्ट्रेशन है वो देख लीजिए। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू इफ यू हैव फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 बुक। इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, आप क्विकली देखें क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत कम टाइम होता है। रेदर देन सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट है तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। Thank you, Poji. So, student, another point in sequence is concept of equilibrium and potential energy. Static equilibrium हम already cover कर चुके हैं। Static equilibrium जब हम बात करते हैं हम ये कहते हैं बॉडी अगर रेस्ट पे है और नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बैलेंस्ड है या नेट सम अगर जीरो है, सो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसका रिलेशन विद पोटेंशियल एनर्जी। सो जब इसको हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट विद दैट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात होती है तो बात होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, कि पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्टली लिंक करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ। और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमने बात करी थी फोर्स मैग्नीट्यूड जो होता है, या अगर मैग्नीट्यूड ना भी कहें हम सिंपली फोर्स वेक्टर की बात करें तो फोर्स वेक्टर हमने अभी एनालाइज किया था कि नेट कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर हम देते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप। इस फॉर्मूले से हमने निकाला। और अगर 3 डायमेंशनल भी अगर हमारे पास रीजन में पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है तो फोर्स हम 3 डायमेंशनली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इन दिस सिचुएशन जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस if body is in equilibrium, दिस एम्प्लाइज डायरेक्टली हमें कह सकते हैं डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अगर बॉडी कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इक्विलिब्रियम में है देन सर्टेनली इन दैट कंडीशन डी यू बाई डी एक्स हैज टू बी इक्वल टू 0। इफ डी यू बाई डी एक्स इज 0 देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पहली पॉसिबिलिटी, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी रीजन में कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर फोर्स 0 होगा क्योंकि डी यू बाई डी एक्स 0 है। या इसके अलावा कंडीशंस बनती हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी रीजन में मैक्सिमम है या किसी रीजन में potential energy minimum है। So in this condition also we can say du by dx will be 0। Concept of maximum minimum हम already study कर चुके हैं। So इन तीनों situations के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस केस के अंदर du by dx 0 होगा, यानी फोर्स 0 होगा। फोर्स 0 होगा यानी वी कैन टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इन तीनों कंडीशंस को अगर ग्राफिकली एनालाइज किया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के वेरिएशन की बात हो और किसी रीजन फ्रॉम x1 टू x2, अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, x2 के बाद भी मूव कर रहा है और इंक्रीज हो रहा है, इससे पहले इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कर्व कैसा भी है, लेकिन 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कर्व कांस्टेंट है। इसका मतलब x1 से x2 तक के बीच में हर पॉइंट पे बॉडी पे फोर्स 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स विल बी 0। सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ऐसा ग्राफ देख सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ देखा जाए, सो द ग्राफ मूव्स लाइक दिस। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है x1 जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे डी यू बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ कर्व 0 होगी, यानी फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन से बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तीसरा केस भी देखते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। अगर सिचुएशन ऐसी है पोजीशन के साथ, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखें वो इस तरह का है कि एक x1 पोजीशन पे
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यानी इस पॉइंट पे वापस से फोर्स की वैल्यू जीरो आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ कर्व जीरो है। लोकल मिनिमा जहां पे भी होगा वहां पे भी फोर्स जीरो होगा। सो दिस इज द पॉइंट वेयर अगेन वी कैन से फोर्स जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। सो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इन तीनों को क्लासिफाई करें तो तीन तरह के स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडी के पॉसिबल हैं। पहला केस जो हमने कंडीशन ली कि x1 से x2 तक बॉडी कहीं भी होगी तो हम ये कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे बॉडी रखिए वहां पे उस पे फोर्स जीरो है। दिस कंडीशन वी कॉल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये होता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी में किसी भी तरह का मोशन अगर रखा जाए तो मोशन स्टैटिक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या ये कहिए बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस करके छोड़ दी जाए तो वहीं डिस्प्लेस्ड रह जाएगी। यहां अगर बात करें तो इस पॉइंट पे बॉडी रेस्ट पे अगर आप इसको डिस्प्लेस करें x1 के आगे की तरफ या x1 के पीछे की तरफ, ये x1 प्लस डेल्टा x कर लीजिए, ये x1 माइनस डेल्टा x कर दीजिए, इन दोनों ही कंडीशन में आप ये कह सकते हैं जब हम फोर्स की बात करेंगे तो इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो बॉडी पे फोर्स राइटवर्ड लगेगा, पीछे एनर्जी डिक्रीज हो रही है फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा। यानी बॉडी को हम डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में लगता है, तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। दिस कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, अगर पार्टिकल को अपनी पोजीशन से आगे या पीछे डिस्प्लेस किया जाए, आप देखें इस पे फोर्स वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगेगा क्योंकि इनिशियली पार्टिकल अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में था और बॉडी पे फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन में लगते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये एक्सप्रेशन भी यही बता रहा है, ड्यू बाई डी एक्स इज वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट कि जिस तरफ एक्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो आप इसको लेफ्ट में करेंगे तो राइट में फोर्स लगेगा, राइट में करेंगे लेफ्ट में फोर्स लगेगा, यानी बॉडी की टेंडेंसी कहीं भी लाएंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आने की होगी। This state we call stable equilibrium position. So stable equilibrium is a state जहां से अगर बॉडी को डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए तो अपनी ही पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। Stable equilibrium leads to oscillations in body. That's what we consider स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी है जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और स्टेबल। अनस्टेबल के अंदर बॉडी को आप इक्विलिब्रियम यानी 4-0 की पोजीशन से हिलाएंगे तो वो दूर भाग जाएगी, स्टेबल से अगर हिलाएंगे तो वो वापस अपनी तरफ आएगी और ऑसिलेट करेगी। न्यूट्रल में बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो वो डिस्प्लेस्ड रह जाएगी बिकॉज एवरीवेयर इन द सराउंडिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट the body will remain in equilibrium. That's what we consider as concept of equilibrium and potential energy. एक और concept पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक की, वर्क एनर्जी पावर टॉपिक में, दैट इज पावर। अब तक जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए इस चेकलिस्ट के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट से मैप करेंगे, वो सारे ब्रॉडली बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, इनसे लिंक होके कहीं ना कहीं मैप होंगे। लास्ट जो टॉपिक है पावर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टॉपिक ऑफ पावर। पावर जब हम बात करते हैं तो सिंपली वी डिफाइन इट एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क कितना फास्ट या स्लो हो रहा है वो पावर पे डिपेंड करता है। और वी कैन से पावर हमको मेजरमेंट देती है हाउ फास्ट वर्क इज डन, कितना फास्ट वर्क किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फास्ट हो रहा है वर्क तो फास्ट वर्क के केस में हम डायरेक्टली इंप्लाई करते हैं हाई पावर, बहुत तेजी से वर्क हो रहा है, और जब स्लो वर्क होता है तो हम इंप्लाई करते हैं लो पावर। यहां हम बात करते हैं लो पावर की। सो इन दिस सिचुएशन जब फास्ट या स्लो वर्क है वी टॉक अबाउट हाई पावर एंड लो पावर। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पावर की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो दो तरह से पावर की कैलकुलेशन होती है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली कैलकुलेशन होती है एवरेज पावर की। किसी भी क्वेश्चन में हमें जब एवरेज पावर कैलकुलेट करनी होती है तो एवरेज पावर को हम डिफाइन करते हैं P इज इक्वल्स टू, और P एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दिस इज द सिंपलेस्ट वे हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज पावर फॉर एनी प्रोसेस। आप ये भी कह सकते हैं फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में टोटल वर्क डन बाय टाइम टेकन इज द एवरेज पावर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, वो है पावर का साइन। हमेशा ध्यान रखें
जब वर्क डन की बात होती है हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से वर्क होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी सप्लाई और नेगेटिव वर्क का मीनिंग होता है एनर्जी गेन। सो पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर एनर्जी सप्लाई हो रही है तो पावर पॉजिटिव है, एनर्जी गेन हो रही है किसी बॉडी में तो उसकी पावर नेगेटिव है, दैट्स इट। लेकिन साइन हमेशा ध्यान रखें, वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में साइंस की मिस्टेक कर देते हैं। सो बहुत जरूरी है हमें इस चीज का ध्यान रखना कि वो साइन की गलती ना हो, उसके लिए शुरुआत यहीं से है। एनर्जी सप्लाई या एनर्जी गेन वही रिलेट करता है वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और वही रिलेट करता है पावर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी जो टाइप ऑफ पावर हम डिफाइन करते हैं वो होती है इंस्टेंटेनियस पावर। व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर, आप इस चीज को ध्यान रखें, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी इंस्टेंट पे पावर कितनी है। सो पावर को सिंपली डिफाइन कर दिया जाता है dw/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। अगर फोर्स को आप F × x या F.dx की फॉर्म में कंसिडर करें तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है F.v, क्योंकि वर्क हम लेते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें इंस्टेंटेनियस पावर देता है। दिस कैन अगेन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इस चीज का ध्यान रखें, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। दिस इज द बेसिक आइडिया वी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर। सो इस चीज को दिमाग में रखें और इसी चीज के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल अबाउट पावर कैलकुलेशन। कुछ छोटे छोटे केसेस जोड़ लेते हैं। कई बार जेई मेन में, नीट में तो जनरली नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा ध्यान रखें इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन से मैप हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे जेई मेन या कुछ जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की, तो पावर के कुछ छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस और आगे आते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेता हूं बिफोर वी कंक्लूड एंड देन विल मूव ऑन टू अनदर चेकलिस्ट। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट लास्ट में कुछ छोटे छोटे केसेस लेते हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। बहुत फंडामेंटल केसेस हैं। लाइक एक प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करें कि अगर ग्राउंड पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करती है t = 0 पे किया एट एन एंगल थीटा विद द इनिशियल स्पीड u, और क्वेश्चन में पूछा जाता है हमें ग्रेविटी पावर कैलकुलेट करनी है आफ्टर टाइम t ऑफ प्रोजेक्शन। सो जब हम बात करें ग्रेविटी पावर या हम लिखें पावर ऑफ ग्रेविटी, या डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज या पावर ड्यू टू वेट ऑफ बॉडी, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल आपने फायर किया है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इसका वेट लगेगा। सो अगर टी टाइम बाद देखें तो t = 0 पे तो हमने इसे फायर किया है, और अगर हम टाइम t पे बात करेंगे t = t पे तो इट वुड बी हैविंग सम वेलोसिटी v, जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो u cos थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखें, g से रिटार्ड हो रहा था, इनिशियल था u sin थीटा, सो t टाइम बाद ये होगा u sin थीटा माइनस gt, जो हमको ऑलरेडी पता है। इस इंस्टेंट पे यहाँ पे इस पे डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा होगा mg। अगर हम बात करें पावर ऑफ ग्रेविटी, तो पावर ऑफ ग्रेविटी होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बात कर सकते हैं, दिस गिवन एज F.v। आप चाहें तो mg का इस वेलोसिटी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालें, या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं वेलोसिटी को अगर मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया तो u cos थीटा इस mg के परपेंडिकुलर है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से पावर 0 होगी। वर्टिकल कंपोनेंट इसके ऑपोजिट है, तो डायरेक्टली मैं पावर ऑफ ग्रेविटी लिख सकता हूं mg मल्टीप्लाइड बाई u sin थीटा माइनस gt मल्टीप्लाइड बाई cos 180 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, इट गिव्स अस अ वैल्यू माइनस mg मल्टीप्लाइड बाई u sin थीटा माइनस gt। ये इस सिचुएशन का आंसर होगा अगर पावर ऑफ ग्रेविटी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो। सो किसी भी सिचुएशन में आपके सामने अगर कोई भी मोशन आता है, सो वेलोसिटी का आप चाहें तो फोर्स से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल के अलग अलग डॉट प्रोडक्ट फोर्स से ले सकते हैं, या फोर्स के कंपोनेंट निकाल के गिवन वेलोसिटी से अलग अलग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। एवरीथिंग गिव्स यू या एवरी मेथड गिव्स यू द सेम रिजल्ट जो हमने यहाँ पे निकाला। इस तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू म्यू है, यानी रफ ग्राउंड है और एक बॉडी m मास की v वेलोसिटी से चल रही है, या t = 0 पे दिया गया, इसकी वेलोसिटी u है, और t टाइम बाद पावर ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमें। अगर यहाँ पे पावर ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है
तो पावर ऑफ फ्रिक्शन आप डायरेक्टली देख सकते हैं, T इक्वल टू 0 है, ग्राउंड पे चल रहा है तो यहाँ पे जो इसका रिटार्डेशन होगा वो होगा माइनस म्यू जी। आपको पता है फ्रिक्शन म्यू एम जी होता है डिवाइडेड बाय मास, तो एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू जी। सो टी टाइम बाद जब ये बॉडी v स्पीड से चल रही होगी तो इसको हम लिख सकते हैं u माइनस म्यू जी टी। स्पीड इक्वेशन आई एम यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी है, तो t टाइम बाद यानी ये t इक्वल टू 0 तो t इक्वल्स टू t पे बॉडी की वेलोसिटी होगी u माइनस म्यू जी टी। और फ्रिक्शन ऑब्वियसली अभी भी इस पे पीछे लग रहा होगा। सो अगर मैं पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स निकालूं तो डॉट प्रोडक्ट विद फ्रिक्शन एंड वेलोसिटी, यानी फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनटू अपोजिट है तो cos 180 का -1, तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूं माइनस फ्रिक्शन इज म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज u माइनस म्यू जी इंटू टी। ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा अगर पावर ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन है तो। मैंने ये जो क्विक एनालिसिस लिया है सिर्फ इसलिए लिया है कि छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन पावर कैलकुलेशन पे आते हैं, तो जो भी हमने फोर्स डॉट वेलोसिटी लिया था कुछ इलस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं, कई बार चीज़ें हमें डायरेक्टली क्लिक नहीं करती। एक और केस आता है ऑटोमोबाइल पावर का, बहुत सिंपल है। जब कोई ऑटोमोबाइल चल रहा हो, दिया उसकी मोटर या उसके इंजन की पावर P है तो हमेशा आप पावर को ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑटोमोबाइल वेलोसिटी करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में, नीट में। सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने चेकलिस्ट बताई वर्क एनर्जी पावर बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली आप हैंडल कर सकते हैं। वर्क कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरी है हम अपने आप को कन्फाइन करें। वो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी आप अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाएं। सिर्फ गाइडेड चेकलिस्ट से आप कॉन्सेप्ट तो समझ जाएंगे लेकिन एप्लीकेशन तब समझ में आएंगे जब आप अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट को इस गाइडेड चेकलिस्ट से मैप करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं विद द फर्दर चेकलिस्ट सेक्शंस। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वर्क एनर्जी पावर।